उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप सोचिए हमारे देश को कितना काम करने की जरूरत है। ट्रस्ट करिए, एक आंदोलन की आवश्यकता है, पॉजिटिव आंदोलन, बेहतर स्कूल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम समझी नहीं, केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों से हम देश को विकसित नहीं कर पाएंगे। यानी जैसा हम असमानता पढ़ते हैं ना, विश्व असमानता रिपोर्ट, उसमें भारत में 1% के पास 22% के बराबर संपत्ति, यानी टॉप 1% के पास हिंदुस्तान के 22% के बराबर संपत्ति। तो ये जो सबसे बड़ा इशू है, ये कॉमन इशू नहीं है। अगर आप इसको आज के 10 साल 20 साल के बाद का सिनेरियो देख रहे हैं, ये बहुत बढ़ेगा। क्योंकि जो बच्चे, आप स्वयं विचार करें, गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पढ़े, अब वहाँ पर कंप्यूटर का एक लैब तक नहीं है, सिंगल कंप्यूटर में, कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं। और पूरे देश, विश्व जो स्कूल है, अच्छे स्कूल, अच्छे का मतलब जिसमें आप मान सकते मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा ले जा रहे हैं। अपर मिडिल क्लास की बात नहीं, मिडिल क्लास भी करा सकते, लो मिडिल क्लास के लिए दिक्कत होगी। आप सोचो कि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं बेटा, कुछ प्रेजेंट मैं देख रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं इन सब विषयों के ऊपर। इतने अखबार पढ़ता हूं तो आपको तो मैं कितने एडिटोरियल बताता हूं, पूरा अखबार में यही सब भरा रहता है। कितना मुद्दा निकालूं मेरे लिए, तो हर एक चीज एक मुद्दा मेरे दिमाग। अच्छा इसको पढ़ा लूं क्या, इसको तो जब कंटेंट भेजता हूं, सर इतना नहीं हो पाएगा सर, तो फिर एक दो वहां से काटता हूं। सोचो इसी में एक दो काटता हूं, समझ गए कि नहीं। मेरा बड़ा एक गंभीर विषय है, इसको लोग समझ नहीं रहे। आप सबको, हम सबको एकदम जम करके मेहनत करनी है, ठीक है, अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी, अपने देश के लिए। आप सोचिए कि आज बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आ गई। ठीक है कि बांग्लादेश के कुछ उपद्रवी तत्व यह खुश हो रहे होंगे, और कुछ लोग हिंदुस्तान के बारे में भी, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध निकाल रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में चूंकि हम संतुष्ट नहीं है, तो अब यहां पर भी वैसे ही हिंसा हो जानी चाहिए। विश्वास करिए बच्चे, बांग्लादेश को 1 साल के बाद मैं ही पढ़ाऊंगा और आप मुझसे पढ़ते हुए मिलेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी होने वाली है, और फिर जो गृह युद्ध होगा वहां आपस में ही, फिर देखिएगा ये जो फंडामेंटलिस्ट ये जो स्टार्ट किए हैं, इसका अंत कितना बुरा होगा। वह बांग्लादेश, कमियां देखिए, शेख हसीना की क्या कमियां हैं वो वहां मुझे नहीं जाना, वो कमियां हैं, वो उनके अपने देश की बात, वो करें क्या करें, उनका अपना मुद्दा। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि तमाम चीजों को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए। आज आपको पता है कॉटन इंडस्ट्री विश्व के लीडर्स में बांग्लादेश उभर रहा था, सारी फैक्ट्रियां कहां निकल के जा रही हैं। आप एक बार गूगल करिए कि जो भी अपैरल सेक्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन फैक्ट्रीज थी, वो कहां जा रही निकल करके, ताइवान और इंडिया। आप विचार कीजिए, ताइवान और इंडिया आ रही हैं। और ये जो बांग्लादेश में हुआ ना, ये अपने आप नहीं था, अमेरिका का रोल है। जब आप आईआर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे देन आपको समझ में आएगा। अमेरिका भारत से किसी भी प्रकार के बेहतर संबंध बनाना चाहे, लेकिन वो अस्थिर करेगा भारत को, यह उसकी नीति है। चूंकि अमेरिका, टू बी ऑनेस्ट, यूपीएससी ने पूछा कि आज भारत और अमेरिका, यूपीएससी ने पूछा भारत और अमेरिका के संबंध आज तक मधुर नहीं हो पाए, उसके पीछे वाशिंगटन अभी तक भारत को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे भारत अपना सेल्फ स्टीम और एम्बिशन दोनों पूरा करता हुआ दिखाई दे। यानी ग्लोबल ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका होगी, अमेरिका आज तक, यानी वाशिंगटन मतलब अमेरिका निर्धारित नहीं कर पाया। वाशिंगटन में विदेश मंत्रालय का ऑफिस है अमेरिका के, इसीलिए वाशिंगटन शब्द यूज किया गया। तो अमेरिका केवल अपना मित्र है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को गहराई से समझिएगा। और हर देश अपना मित्र है, हमें ताकतवर बनना है। हमारी अपनी वोट आप जहां मर्जी हो दीजिए, जिसको जिताइए, जिसकी सरकार लाई, लेकिन हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें डूब के करनी है। और फिर देखिए कैसे नए नए बच्चे निकलते हैं, उद्यमी हर जगह पैदा किए जा सकते हैं, हम छोटे छोटे स्कूलों में भी, याद रखिएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से उससे हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत दिक्कत करने वाला बेटा। मैं अच्छे से आप करो, जो स्किल नहीं है, अब विश्वास करिए, जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, जो कंटेंट राइटर हैं, उनकी नौकरियां एक तरफ से जाएंगी, मुश्किल से 1 साल के अंदर आप देखिएगा मैक्सिमम कंटेंट राइटर निकलेंगे। एक हो गया, दूसरा हम मतलब कहीं पर भी वो काम करें, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्पीड से आपकी मदद करेगा। यानी 50 के बजाय 5 काम करेंगे, ऐसा नहीं सबको हटा देगा, लेकिन तब भी 40 की चटनी कर ही देगा, 45 की चटनी कर ही देगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये हर जगह जो टीचर बहुत स्किल्ड नहीं है, उनको भी समस्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को समझने लगेंगे आहिस्ते आहिस्ते, अभी नहीं इतना जल्दी समझ पाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब वो यूज करना, तो जो स्किल्ड नहीं, यानी जो नई नई बातें सोच नहीं सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हरा सके, तो स्वाभाविक रूप से वो भी बाहर होंगे, चाहे मैं स्वयं क्यों ना। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हराने की क्षमता, देखो फैक्ट में तो उसको मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन हाँ
जो वो 5 एंगल निकालेगा तो मैं 25 एंगल निकाल दूंगा, यहां पर मैं उसको हरा दूंगा, फिक्स। कहने का मेरा मतलब मैं खुद या कोई और व्यक्ति, ऐसे ही मेरे बच्चों, ये टेक्नोलॉजी लेबर को बाहर करेगी। बाहर तभी नहीं कर पाएगी जब आप रीस्किल करें, आपका जो आज का स्किल उसको और इंप्रूव करें, या अपने वही रीस्किल या अप स्किल, आप अपने स्किल को और इनहेंस कर लें या और बढ़ा लें, तो फिर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए वरदान बन जाएगा। बट आप सोचिए कि जो 60% हिंदुस्तान के बच्चे हैं जिनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, माल न्यूट्रिशन का शिकार है जिनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, आप सोचिए खाना ही नहीं मिल रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से मिलेगा? तो बड़ा दर्द वाली बात है, इसको समझिएगा। मैं नहीं कह रहा, यूपीएससी कहता भैया, जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा कि भूख और गरीबी आज भी भारत के सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती, पूछा है कि नहीं पूछा? पॉवर्टी एंड हंगर आज भी इंडिया के गुड गवर्नेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, बिल्कुल है। सोच सकते हैं, अभी हम पॉवर्टी हंगर पढ़ रहे हैं यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जनरेशन को कहां लेके जा रहा है? आप चिंतन कीजिए, हमारे हर एक स्कूल में, सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर क्यों नहीं हो सकता? एक कंप्यूटर का टीचर क्यों नहीं हो सकता? ये राजस्व, लोग कहते हैं कितना आसान होता है, तो एक से एक विद्वान हिंदुस्तान में राजस्व, कहते हैं कि राजस्व खर्चा कंट्रोल करना है, तो राजस्व खर्चा कंट्रोल करने का मतलब सरकारी नौकरियां निकालिए मत, तो राजस्व खर्चा कंट्रोल हो जाएगा। आप स्वयं सोचिए, इतिहास की परिभाषाएं, तो सॉरी इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं बदलनी चाहिए, और इस पर आप कमेंट करिएगा अगर सही नहीं है तो। हम कहते हैं कि राजस्व खर्चा कम, अरे भाई राजस्व खर्चा, अगर हम वेतन पेंशन ये दे रहे हैं, तो हम जिनको वेतन दे रहे हैं, जिनको पेंशन दे रहे हैं, उनसे काम भी तो ले रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही अगर एक एक कंप्यूटर का शिक्षक, आप सोचिए सभी प्राइमरी स्कूल में नियुक्त होगा और लाखों की भर्ती होगी भैया। आने वाला समय कंप्यूटर था, लेकिन हमारे जो नौनिहाल डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे, उनकी कंप्यूटर तक पहुंची, उनको सो रहे हैं कि हमारे यहाँ मोबाइल फोन की डेंसिटी वो 100+, रूरल सेक्टर में भी 100+ हो गई। भारत अब डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ चुका है। आप चिंतन कीजिए, नौनिहाल, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर। हम किस प्रकार का पालना झुला रहे हैं, ये निबंध में आपको लिखना है यूपीएससी। मेरी कोई भी बात यूपीएससी से ही शुरू होती, वहीं खत्म होती, क्योंकि मुझे पता है कि व्यवस्था में परिवर्तन अच्छी बातों से कभी नहीं होता, वो जैसे हो रहा है वो होता है। तो इसलिए आपको चिंतन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे ही ये युद्ध की दुनिया को भी बदल देगा। तो जीएस पेपर 3 साइंस